क्या बोलूं भाई लोग, क्या मतलब मेरे को बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं। पिछला एक हफ्ता जो रहा है इंडिया के लिए कोई भी स्पोर्ट में, वो बहुत ही ज्यादा अनलकी रहा है। फिर वो क्रिकेट हो या फिर ओलंपिक्स हो, सब जगह ऑलमोस्ट हार्ट ब्रेक ही हो रहा है। क्रिकेट में 27 साल के बाद श्रीलंका से कोई हम ओडीआई सीरीज हार गए। ओलंपिक्स में जो चल रहा है वो तो आप लोगों को पता ही होगा। सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट के बारे में। 27 ईयर्स के बाद इंडिया कोई सीरीज हारा है ओडीआई की श्रीलंका के सामने। 2-0 से हारा। पहला मैच जो ओडीआई का था, 1 रन चाहे था 14 बॉल्स में, वहां वो मैच टाई हो गया। उसके बाद सेकंड ओडीआई में 32 रन से हार मिली और जो तीसरा ओडीआई खेला गया वहां पे कुछ चेंजेस किए प्लेइंग 11 में, लेकिन फिर भी हार का ही सामना करना पड़ा, क्योंकि ये वाली हार थी वो और भी ज्यादा बड़ी थी। 110 रन की हार मिली थी टीम इंडिया को। T20 सीरीज में श्रीलंका का कोलैप्स देखने की आदत हो गई थी, लेकिन यहाँ पे ओडीआई सीरीज में तो इंडिया का ही कोलैप्स हो रहा था बार बार हर मैच में। फर्स्ट ओडीआई में शुरुआत एक बार अच्छी मिली थी, 75 और नो लॉस थे, वहां से हम ऑल आउट हो गए 230 के ऊपर, 1 रन से वहां पे मैच टाई हो गया। सेकंड ओडीआई में 97 और नो लॉस थे, वहां से 208 फॉर ऑल आउट हो गए। और थर्ड ओडीआई तो इससे और भी ज्यादा खराब हो गया, 138 पे ही ऑल आउट होगी टीम इंडिया और 110 रन की बहुत बड़ी हार मिली। आखिरी मैच में मौका जरूर था कि सीरीज हम इक्वल कर गए, एटलीस्ट हार ना जाए, लेकिन वो भी हमारे हाथ से छूट गया। जीजी एरा में बैटर्स ने बॉलिंग करना शुरू जरूर कर दिया, लेकिन भाई ऐसे क्यों लग रहा है कि बैटिंग करना ही भूल गए ओडीआई में। पहले 2 मैचेस की जो स्क्रिप्ट थी वो ऑलमोस्ट सेम टू सेम लग रही थी, लेकिन तीसरा मैच भाई बहुत ज्यादा गंदा गया। रोहित शर्मा ने पहले 2 मैचेस में 50 मारा, T20 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, 33 बॉल्स और 29 बॉल्स की हाफ सेंचुरी थी। तीसरे मैच में भी शुरुआत अच्छी मिली थी, लेकिन उसको कन्वर्ट नहीं कर पाया 50 में। भाई सही में बता रहा हूँ, रोहित शर्मा जब बैटिंग करता है तो ऐसे लगता है कि कोई हाईवे पिच के ऊपर बैटिंग कर रहा है, और जब भाई साहब बाकी के प्लेयर बैटिंग करते तो ऐसे लग रहा है कि कोई तो भी खेत में बैटिंग चल रही है। और एक बार रोहित शर्मा का विकेट गिर गया, उसके बाद तो कोलैप्स होना तो पक्का ही था, और वही हमको देखने मिला तीनों ओडीआई में। ऊपर से एक बात समझ नहीं आती भाई, ये फील्डर कौन से जॉन्टी रोड्स बन जाते हैं रोहित शर्मा को डिसमिस करने के लिए। सेकंड ओडीआई का कैच देख लो, कितने सारे कैचेस याद आएंगे रोहित शर्मा को आउट करने के लिए पकड़े गए। और मुझे एक बात बताओ, ये अननोन कमोडिटीज हमेशा हमारे सामने कैसे अच्छा परफॉर्म कर देते हैं। फर्स्ट ओडीआई देख लो, वहां पे वेला लागे ने ऑलराउंड परफॉर्मेंस कर दिया, विकेट निकाला, रन बना दिया। सेकंड ओडीआई में वेंडर से 6 विकेट ले गया, आधी से ज्यादा बैटिंग ऑर्डर को खा गया वो। और थर्ड ओडीआई में एक बार फिर से वेला लागे ने 5 विकेट लेकर टीम इंडिया को पूरी तरह से हरा दिया। ये जो जेफरी वेंडर से है, वानिदो हसरंगा का रिप्लेसमेंट बोलकर आया था सेकंड ओडीआई के पहले, भाई उससे भी कमाल का परफॉर्मेंस दे गया। वो वानिदो हसरंगा भी सोच रहा होगा कि भाई कहीं ना कहीं मेरा करियर तो ना खा गया हो ये। वैसे किंग कोहली को क्या हो गया यार, तीनों मैच में एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। ये फॉर्म वापस से ले आओ भाई, वो डाउनफॉल होने के पहले प्लीज अपना फॉर्म वापस लेके आओ, आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है अभी भी। और ये सीरीज शुरू होने से पहले हमें बताया गया था शिवम दुबे, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल तो स्पिन बैटर थे, है ना, एक्चुअल में थे भाई, लेकिन ये परफॉर्मेंसेस देखकर लग नहीं रहा कहीं पे भी। और ये केएल राहुल को किस बात के लिए ड्रॉप कर दिया थर्ड ओडीआई से पहले, मतलब क्या रीजन है। और ये कोई नहीं बोलेगा कि 2 कीपर साथ में नहीं खिलाने थे, ये बहुत ही वाहियात रीजन है। क्यों नहीं खेल सकते 2 कीपर? अगर ऋषभ पंत को खिलाना था तो उसको कीपर बना देते। केएल राहुल तो बहुत ही बढ़िया फील्डर भी है। वैसे श्रेयस अय्यर ने भी कुछ कमाल का परफॉर्मेंस किया नहीं था। पहले ओडीआई में 23 रन थे, सेकंड ओडीआई में 7 रन थे, और केएल राहुल ने पहले ओडीआई में 31 रन बना दिया था, सेकंड ओडीआई में बेचारा 0 पे आउट हो गया था। तो अगर ड्रॉप होना ही था तो अय्यर को ड्रॉप कर सकते थे। इस बारे में लाइव स्ट्रीम में भी मैंने बात किया था कि केएल राहुल को ड्रॉप करना बहुत ही ज्यादा बड़ी गलती थी इनकी, क्योंकि 2020 से नंबर 5 के ऊपर सबसे ज्यादा रन बनाए इंडिया के लिए, 1283 रन है 31 इनिंग्स में, जो कि इस्टेब्लिश नंबर 5 है टीम इंडिया का। और उसको ड्रॉप करने के बाद भी श्रेयस अय्यर तो नंबर 5 के ऊपर ही खेला। लास्ट मैच में एक और बंदा ड्रॉप हुआ था और वो था अर्शदीप सिंह, जिसका मेरे को बहुत ही ज्यादा अंदाजा था कि ये हो सकता है, और उसके जगह पे मिला था मौका रियान पराग को। बॉलिंग करते वक्त रियान पराग 3 विकेट ले गया। 1 मिनट, रियान वेन 3 विकेट ले गया श्रीलंका के सामने, क्योंकि हमारे लिए पराग है लेकिन श्रीलंका के लिए तो ये वॉन बन जाता है। T20 में भी उसने विकेट निकाले श्रीलंका के सामने, पहले ओडीआई में 3 विकेट ले गया अपने। रियान पराग को डेब्यू कैप दिया था विराट कोहली ने, और डेब्यू कैप देते वक्त उसने बोला था कि तू एक बहुत ही बड़ा मैच विनर बन सकता है टीम इंडिया के लिए, और उसने थोड़ी बहुत झलकियां जरूर दिखाई। हाँ, बैटिंग में सिर्फ 15 रन बनाया, वहां पे मौका जरूर था अच्छा परफॉर्म करने का, लेकिन चलो बॉलिंग में तो अच्छा कर दिया। और देखकर ये जरूर लग रहा है कि रियान पराग में वो क्वालिटीज है जो आगे चलकर टीम इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और ये अच्छा मैच विनर बन सकता है इंडिया के लिए। बस मेहनत करते रहे और फालतू के इंटरव्यू देने से बचे। इस ओडीआई सीरीज में अर्शदीप पाजी और मोहम्मद सिराज ने बहुत ही ज्यादा निराश किया, क्योंकि पूरी सीरीज से पहले ऐसा माहौल बन रहा था कि सिराज मियां और अर्शदीप पाजी ये पूरा खोल कर रख देंगे श्रीलंका के बैटिंग ऑर्डर को, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और कहानी कुछ अलग ही हो गई। थर्ड ओडीआई में पाजी ड्रॉप हो गए और सिराज मियां का बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव स्पेल बन गया। शायद लफड़ा करने में ज्यादा ध्यान था सिराज मियां का। मतलब दुबे ने पावर प्ले में इतना बढ़िया स्पेल डाला था 4 ओवर का, जहां पे सिर्फ उसने 9 रन दिए थे, बहुत ही ज्यादा इकोनॉमी
निकलता, लेकिन उसको बाद में बॉलिंग करने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन सिराज को बहुत ज्यादा बॉलिंग में प्रीफर किया गया। और यही कहानी हमने पूरे सीरीज में देखा है शिवम दुबे के साथ बॉलिंग में। पहले ओडीआई में 4 ओवर किया जहां पे उसको 1 विकेट मिला था, सेकंड ओडीआई में सिर्फ 2 ओवर करवाए गए और थर्ड ओडीआई में सिर्फ 4 ओवर करवाए गए। वैसे अगर शिवम दुबे के बैटिंग के बारे में बात करें तो हाँ, बैटिंग में उसने बहुत ही निराश किया है, क्योंकि वो क्लियरली हक दिया था। पहले ओडीआई में 22 रन बनाकर मैच को आखिर तक लेकर गया जहां पे वो फिनिश नहीं कर पाया, और बाकी के जो 2 ओडीआई थे वहां पे क्लियरली बहुत ही ज्यादा खराब बैटिंग किया उसने। शिवम दुबे अगर यही करते रहेगा तो पक्का कहीं ना कहीं कंटेंशन से बाहर हो जाएगा और स्कीम ऑफ थिंग्स में भी नहीं दिखेगा। देखो अगर साफ साफ देखे तो यहाँ पे पिच का भी बहुत बड़ा लफड़ा है। क्या बेकार पिच बनाई है श्रीलंका वालों ने। नहीं मतलब तुम खुद सोचकर देखो, यहाँ पे होम टीम श्रीलंका के भी रन नहीं बन रहे, इनका सिर्फ टॉप ऑर्डर परफॉर्म कर रहा है, जहां पे पतुम निशंका ने पहले और थर्ड ओडीआई में रन बनाए, अविष्का फर्नांडो और कुशल मेंडिस ने भी परफॉर्म किया, मिडिल ऑर्डर में कोई भी परफॉर्म नहीं किया और लोअर ऑर्डर में वेलल आगे ने रन बनाए थे। अगर ऐसी रद्दी पिच इंडिया में बनती तो भाई सीरीज शुरू होने से पहले इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के लोग रोने लग जाते। जब थर्ड ओडीआई खत्म हुआ तो वहां पे श्रीलंका का कैप्टन चरित असलंका ने इस बात को एग्री किया कि इस तरह के जो चैलेंजिंग पिचेस थे, टर्निंग ट्रैक्स बनाए गए, वो एक इनकी स्ट्रेटेजी थी, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर बहुत ही कमाल का था इंडिया का, और अगर श्रीलंका को सीरीज जीतनी थी तो ये सब करना जरूरी था। भाई मन गढ़ा कहानियां नहीं बना रहा हूं, ये सच में बोला है उसने। और शायद से ये लोग सिराज से इतना ज्यादा डर गए थे कि ये लोग बिल्कुल नहीं चाहते थे कि बिल्कुल भी हेल्प मिले सिराज को बॉलिंग में। अब आईसीसी वालों इस श्रीलंका वाली ये वाली पिच को क्या रेटिंग दोगे, क्योंकि वर्ल्ड कप जब चल रहा था तो इंडिया के हर एक पिच को एवरेज या फिर बिलो एवरेज तुम देने में लगे हुए थे। अब क्या बोलना चाहोगे इस पे। और वो लोग भी अंडरग्राउंड हो जाएंगे जो हमेशा रोते थे कि इंडिया क्या पिचेस बना रहा है खुद को हेल्प करनी। भाई अब क्या बोलोगे इस वाले पे। और मैं मानता हूं टीम इंडिया से भी गलतियां हो गई, क्योंकि स्पिन के सामने बिल्कुल एकदम ही घुटने टेक दिए इन लोगों ने, और कहीं ना कहीं हमारे बॉलर्स ने भी हमें लेट डाउन किया है, स्पेशली अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज। टीम इंडिया के लिए हाईएस्ट विकेट टेकर था वॉशिंगटन सुंदर, जिसने पूरे सीरीज में 5 विकेट निकाले, और बाकी के जो टॉप 3 थे वो तीनों के तीनों श्रीलंका के थे। कुलदीप और अक्सर ने भी 3 मैच में 4-4 विकेट ही निकाले सिर्फ। ऊपर से सेकंड और थर्ड मैच में श्रीलंका ने 4-4 स्पिनर खिलाए थे इंडिया के सामने। अगर इंडिया को थोड़ा भी अंदाजा होता कि इस तरह के पिच मिलने वाले तो शायद से हर्षित राणा की जगह पे एक्स्ट्रा स्पिनर लेकर जाती टीम इंडिया, फिर वो रवि बिश्नोई हो, यूजी चहल हो, या फिर अगर इनके स्कीम ऑफ थिंग्स में रविंद्र जडेजा था तो वो एटलीस्ट उसको तो सिलेक्ट कर लेते ये लोग। भाई आप लोग इस बात से कितना एग्री करते हो कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही बैटिंग ऑर्डर में बहुत सारी चेंजेस देखने मिले हमें फर्स्ट ओडीआई से लेकर थर्ड ओडीआई में, जहां पे बैटिंग ऑर्डर को बहुत ज्यादा सफल किया गया। फर्स्ट ओडीआई सेकंड ओडीआई में श्रेयस अय्यर, केएल राहुल ये बहुत ज्यादा नीचे आ रहे थे। केएल राहुल तो नंबर 7 के ऊपर खेल रहा था। भाई ब्लाइंड स्लॉगर नहीं है वो। नंबर 4 और नंबर 5 हमारे फिक्स हुआ करते थे वर्ल्ड कप 2023 में, जहां पे श्रेयस अय्यर ने भी लास्ट में बहुत अच्छा किया था वर्ल्ड कप में, और केएल राहुल तो थ्रू आउट वर्ल्ड कप बहुत अच्छा किया था। और टीम इंडिया में ये वाला कंसर्न तो बिल्कुल भी नहीं था कि हमारे पास लेफ्ट हैंडर की कमी है जो हमको स्पिन काउंटर करने के लिए चाहिए या फिर लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन चाहिए। तो ये दिक्कत अब कहां पे आ गई, कहां से ये मतलब बातें निकलने लगी कि हमको लेफ्ट हैंडर को प्रमोट करना चाहिए बैटिंग ऑर्डर में। और ये लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन तब तक ही सही लगता है जब तक ये डिलीवर करे, जो हमको क्लियरली इस 3 मैच की सीरीज में बिल्कुल भी देखने नहीं मिला। तो बेटर होगा अगला जो ओडीआई सीरीज है आई थिंक इंग्लैंड के साथ होना है, तो वहां पे ये बैटिंग ऑर्डर के साथ बिल्कुल भी कुछ छेड़छाड़ ना करे, और जो टॉप 5 हुआ करता था उसको सेम ही रखे। अगर कुछ लेफ्ट राइट करना ही है तो ऋषभ पंत को लेकर आ सकते हैं श्रेयस अय्यर की जगह पे, क्योंकि केएल राहुल की जगह फिक्स होनी चाहिए इस टीम में। और भाई ये बिल्कुल भी समझ नहीं आता ये कौन सा रूल है कि 2 कीपर साथ में नहीं खेल सकते। केएल राहुल फील्डर भी बढ़िया है, ऊपर से यार उसको पहले ही वाइस कैप्टनसी रोल पर से हटाया गया और अब प्लेइंग 11 से भी उसको ड्रॉप कर रहे हैं। अच्छा अब ये जो सीरियस बातें थे उसको साइड में रखते हैं और बात करते हैं वो एक कॉन्ट्रोवर्शियल पोस्ट के बारे में जो श्रीलंका के अकाउंट ने पोस्ट किया था। उन्होंने ये वाला फोटो पोस्ट किया था और बोला था कि वो जो शुभमन गिल की जो कैच थी कुशल मेंडिस को आउट करने के लिए, वहां पे उसका पैर बाउंड्री लाइन के ऊपर टच किया गया, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। बेचारे फोटो एडिटर की जो मेहनत थी इतना सर फोटो मॉर्फ करने की, वो यार बेकार गई है ना। अच्छा जिन लोगों को पता नहीं है ये कैच पकड़ा गया था कुशल मेंडिस को आउट करने के लिए बाउंड्री लाइन के ऊपर, शुभमन गिल ने ये कैच पकड़ा था, और जब बाउंड्री चेक मतलब कैच चेक करने के लिए जब ये थर्ड अंपायर के पास गया तो उसने चेक किया जहां पे शुभमन गिल का पैर टच नहीं कर रहा था, एज पर हिम उसने फिर वो आउट दिया और वहां पे कुशल मेंडिस को वापस जाना पड़ा। ऊपर से ये होने से पहले सिराज मियां और मेंडिस के बीच में बहुत ही ज्यादा कपड़ा भी हो गया था, और जिस ओवर में कुलदीप यादव को विकेट मिली थी उसी ओवर में थिक्साना का स्टंपिंग में मिस हो गया था ऋषभ पंत से, जहां पे उसने बॉल कलेक्ट तो किया था लेकिन स्टंप करने में बहुत ही ज्यादा स्लो हो गया। मतलब मेरे को समझ नहीं आया कि ऋषभ पंत से ऐसी गलती कैसे हो गई। एक और कंट्रोवर्सी की अगर बात करें तो पोस्ट मैच में रोहित शर्मा को एक बहुत ही ज्यादा मतलब अजीब और वियर्ड क्वेश्चन पूछा गया था। T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद क्या टीम थोड़ा सा कॉम्प्लेसेंट हो गई है ओडीआई को लेकर, तो जिसके ऊपर रोहित शर्मा ने क्लियरली बोल दिया कि ये जो आपने पूछ रहे हो ये एक्चुअल में एक जोक है। तो रोहित शर्मा ने कुछ इस तरह से रिप्लाई किया इस बात का, व्हेन यू आर प्लेइंग फॉर इंडिया देयर इज नो रूम फॉर कॉम्प्लेसेंसी, वी हैव टू गिव क्रेडिट टू श्रीलंका, दे हैव प्लेड बेटर क्रिकेट देन अस। नहीं मतलब गलतियां कहां पे हुए ये वाले क्वेश्चन तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। टीम इंडिया कॉम्प्लेसेंट हो गई थी ना श्रीलंका के सामने, और श्रीलंका तो बिल्कुल भी अच्छा क्रिकेट नहीं खेली है।
सही बोल रहा हूँ ना, मतलब यही तो पूछना चाहते थे तुम। वैसे सच बताओ तो एक्सपेक्टेशंस तो सही में थी कि 3-0 टीम इंडिया जीत जाएगी, लेकिन यार 2-0 से ये ओडीआई सीरीज हम हार गए। ऊपर से जो फर्स्ट ओडीआई जो टाई हुआ था, जहां पे सुपर ओवर नहीं हुआ, वो सेकंड ओडीआई खत्म होने के बाद ऑफिशियल्स को याद आया कि हम सुपर ओवर भी करवा सकते थे, और उन्होंने ये बोला कि अगर एक और मैच टाई होता है तो वहां पे सुपर ओवर होगा, जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि जो मैच एक्चुअल में टाई हुआ था वहां पे सुपर ओवर ये करना कैसे भूल गए फिर भाई, मतलब कुछ भी भूल जाओगे। ऊपर से ये भी बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है कि गौतम गंभीर एक ओडीआई सीरीज हार गया, वो भी 7th रैंक टीम से। मतलब नाइटमेयर चल रहा है गौतम गंभीर के साथ। और अब अगर देखें तो टीम इंडिया का कोई भी मैच नहीं है 43 डेज के लिए, और अगला जो सीरीज है वो खेला जाएगा बांग्लादेश के साथ। इंडिया में होम सीरीज होना है, सबसे पहले टेस्ट सीरीज होगी, उसके बाद 3 मैच की T20 सीरीज है। तो टीम इंडिया को क्लियरली 43 डेज का आराम है। अब उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे इनसे जो भी गलतियां हुए हैं उसको वो रेक्टिफाई करे, उसके ऊपर वर्क करे, और जितना हो वहां पे रेस्ट कर ले। अभी वीडियो खत्म करने के पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करना जरूरी है, वो है ओलंपिक्स को लेकर, और स्पेशली विनेश फोगाट को लेकर। जो प्लेयर एक भी मैच नहीं हारी थी उसको उसने हराया था, उसके बाद क्वार्टर फाइनल्स भी जीती थी, और सेमीफाइनल में तो 5-0 का उसने परफॉर्मेंस दिया था। इतना कमाल का परफॉर्मेंस करने के बाद उसने फाइनल में जगह बनाई थी, इंडिया को एक मेडल सिक्योर करवाया गया था। और उसके बाद उसके साथ जो कुछ भी हुआ, जिस तरह से उसको डिस्क्वालीफाई किया गया, ये रूल्स हो भी या ना भी, लेकिन वो सिल्वर डिजर्व करती थी, क्योंकि वो अपने मेहनत से, वो अपने डेडिकेशन के साथ मैचेस जीत कर वो पहुंची थी, कुछ गलत करके नहीं गई थी। तो ये जो भी हुआ है ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी है विनेश फोगाट के साथ और मेन अपने इंडिया के साथ। और बाद में रिपोर्ट्स ऐसे भी आ रहे थे कि वो एडमिटेड थी, और बस उम्मीद करते कि वो सही रहे। और आज सुबह में एक और हार्ट ब्रेकिंग न्यूज आई थी कि उसने अब रिटायरमेंट ले लिया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये मेंटली इसमें से कम बैक करे, क्योंकि ये बहुत बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि ये उसके साथ ऐसे हो गया। और अगर हम लोगों को इतना बुरा लग रहा है तो सोचो उसके ऊपर कितना ज्यादा उसको क्या फेस करना पड़ा होगा। मतलब सिर्फ 100 ग्राम की वजह से वो फाइनल में कम्पीट नहीं कर पाई, और कम्पीट नहीं हुई तो भी वो एक मेडल नहीं जीत पाई। बस होप करते कि हर एक इंडियन उसका सपोर्ट के लिए खड़ा हो और उसको जस्टिस मिले, क्योंकि उसने अभी कोर्ट में भी अपील किया है इसके रिगार्डिंग। अब देखते हैं क्या होता है आगे चलकर, लेकिन बस उम्मीद करते कि वो सही सलामत रहे। साथ ही हॉकी में भी हमारे इंडिया के साथ बहुत ज्यादा अनफेयर हुआ था, जहां पे अमित को रेड कार्ड देकर उस मैच में खेलने का मौका नहीं मिला था, और अगला जो सेमीफाइनल था वहां पे भी उसको बैन कर दिया गया। तो ये तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया के साथ चलते रहता है ओलंपिक्स में, और अब तो बिल्कुल भी मन नहीं है ओलंपिक्स देखने का। आप लोगों का इसके ऊपर क्या बोलना है कमेंट करके जरूर बताओ। साथ ही तो टीम इंडिया का परफॉर्मेंस था ओडीआई में लेकर, उसके ऊपर भी कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, और चैनल पे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी 43 डेज ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ कंटेंट नहीं आएगा, बहुत कुछ प्लान है वीडियोस। अभी तो आईपीएल से रिलेटेड जो हुआ था उसके बारे में भी वीडियो जरूर आएगा, और बहुत कुछ प्लान है। तो बने रहो चैनल के ऊपर, कंटेंट आएगा। तो आपका सपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी आएगा उसके ऊपर लाइक और कमेंट जरूर कर देना, ताकि मेरे को समझ में आ सके कि कौन कौन वीडियो देख रहा है और उसके ऊपर कमेंट कर रहा है। हो सकेगा तो मैं लाइव स्ट्रीम भी जरूर करूंगा। तो बने रहो यार, अपना सपोर्ट बनाए रखो। 600 सब्सक्राइबर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब आगे बढ़ना है, 700 800 900 1000 जल्दी से जल्दी पूरे करने हैं। इसी के साथ अलविदा हमारी तरफ से। थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए इस पूरे श्रीलंका सीरीज में। बस इतना ही, उम्मीद करते हैं जो भी हो अच्छा हो विनेश फोगाट के साथ और इंडिया के साथ आगे चलकर। चलो ख्याल रखो अपना भी और अपनों का भी। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो है लाइव स्ट्रीम में, तब तक के लिए बाय बाय।